Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. Today our topic is absorption of amino acids and absorption of sodium. In previous lecture we studied about absorption of glucose और हमने देखा था अपने previous lecture में कि absorption के दो मेथड है. ठीक है, एक किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली किया जाता है या दूसरा तरीका है किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन पैसिवली किया जाता है. ठीक है, तो हम जब एब्जॉर्प्शन के मेथड को देख रहे थे कि एक्टिवली और पैसिवली, हमने ये भी देखा था कि किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली किया जाता है और किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन पैसिवली किया जाता है. ठीक है, तो एक्टिवली एब्जॉर्प्शन किया जाता है सबसे पहले, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का किया जाता है एक्टिवली. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि अमाइनो एसिड्स का होता है एक्टिवली, और उसमें हमने देखा था कि अमाइनो एसिड्स जैसे कि ग्लाइसिन, इनका क्या होता है, इनका एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है. और उसके बाद हमने देखा था कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स की, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स की, अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है. तो अमाइनो एसिड्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिवली की जाती है. लेकिन किन अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन एक्टिवली की जाती है? हर अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन एक्टिवली नहीं की जाती. सिर्फ उन अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन एक्टिवली की जाती है जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, सिर्फ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन एक्टिवली की जाती है. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें खाने की ज़रूरत होती है, जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी ख़ुद नहीं प्रोड्यूस करती. ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो जब तक हम इसको नहीं खाएंगे अपने फूड के साथ, तब तक ये अमाइनो एसिड्स, आपको पता है कि अमाइनो एसिड जुड़ के फिर प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है, तो अगर हमने ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं खाया तो किसी भी एक अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी से कोई भी एक मेन प्रोटीन बनने से रुक सकता है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड्स एक लिमिटेड फैक्टर की तरह भी एक्ट करते हैं, है ना, बिल्कुल करते हैं. तो सिर्फ वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी ख़ुद नहीं प्रोड्यूस कर सकती, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि खाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. ठीक है, सिर्फ उन अमाइनो एसिड्स का एक्टिवली एब्जॉर्प्शन किया जाता है. जैसे ये अमाइनो एसिड्स आप खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए खाना, तो बिना टाइम वेस्ट किए इनको एटीपी यूज़ करके एक्टिवली इनका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है. ठीक है, और जो बाकी रह गए सिंपल अमाइनो एसिड्स, ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी ख़ुद प्रोड्यूस करती है, उनका दो तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, उनका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी एब्जॉर्प्शन होता है और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी उनका एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, तो हमने देखा कि अमाइनो एसिड्स का इन तीन तरीके से एब्जॉर्प्शन हो रहा है. अमाइनो एसिड्स का एक्टिवली भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है. ठीक है, और अमाइनो एसिड्स का सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी हो रहा है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी हो रहा है. और ये सिंपल डिफ्यूजन और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको पता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि अमाइनो एसिड्स का मेजरली ट्रांसपोर्ट जो किया जा रहा है, मेजरली जो इसकी एब्जॉर्प्शन की जा रही है एक्टिवली की जा रही है. और वो किन अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली किया जा रहा है? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का, जो कि हमारे लिए खाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी ख़ुद नहीं बना सकती. और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आते हैं ग्लाइसिन. ठीक है, और भी है वो आपको याद करना पड़ेगा. जैसे कि अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? 300 to 400 अमाइनो एसिड्स होते हैं. लेकिन सब प्रोटीन प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो ये ग्लाइसिन भी उन्हीं में से, ये आपको याद करना पड़ेगा. 20 अमाइनो एसिड जो होते हैं उसमें नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमाइनो एसिड भी अलग अलग कैटेगरीज में लिखे हुए होते हैं. ये सब जितने जल्दी आप याद कर लेंगे उतना ही आपके लिए MCQs या क्वेश्चन आंसर में इजी होगा. ठीक है, अब सोडियम की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है वो देखते हैं. ठीक है, अब ये बात याद रखने की है कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन हमेशा एक्टिवली होगी. ठीक है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन हमेशा एक्टिवली होगी, चाहे सोडियम ल्यूमेन में कितना ही कम क्यों ना हो और चाहे सोडियम हमारे सेल्स में कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो.
लेकिन सोडियम की हमेशा एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगी, एटीपी यूज़ करके इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, और किस तरह इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, यहाँ पे एक प्रोटीन होगा, ठीक है, कैरियर प्रोटीन, और इसके थ्रू इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, सोडियम की हमेशा एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगी। तो ये दो तो बहुत ही छोटे टॉपिक्स थे जिनको हमने कवर कर लिया, तो हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट को भी कवर कर लेते हैं इसी टॉपिक पे। ठीक है, तो फैट की एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है। फैट की एब्जॉर्प्शन भी ना थोड़ी यूनिक तरीके से होती है, जैसे कि हमने फैट की डाइजेशन को देखा था। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट को हमने देखा था कि वो किस तरह से हो रही थी। बाइल सॉल्ट्स उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं बाय एमल्सिफिकेशन। हमने उसको देखा था कि किस तरह से उसके ड्रॉपलेट्स को तोड़ के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो फैट की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी थोड़ी सी यूनिक तरीके से होती है। हर ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन, अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन, सोडियम की एब्जॉर्प्शन से थोड़ा सा हट के इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमारी ल्यूमेन है एज यूजुअल। अब यहाँ पे फैट, ठीक है, फैट जो हमने खाया है, फैट ल्यूमेन में हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि हम खाते हुए कहाँ सोचते हैं, हम खाते हुए ऑयली चीज़ें, जंक फूड, हम कहाँ सोचते हैं खाते हुए कि ये कितना हमारे हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो ल्यूमन में हमेशा फ़ैट आपके ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो ये हमने फ़ैट खाया। ठीक है, जो क्या, जिसको तोड़ के क्या बनाया जाता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में जिसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फैट्स को। ठीक है, अब एंटेरोसाइट्स में फ़ैट कम है। ठीक है, अब फैट का जो एब्जॉर्प्शन है, फैट की जो एब्जॉर्प्शन है वो किस तरह से होगी, पैसिवली होगी। ठीक है, फैट की जो एब्जॉर्प्शन है वो किस तरह से होगी, पैसिवली होगी। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, ये फैटी एसिड्स और ये ग्लिसरॉल, ठीक है, इसको अब क्या किया जा रहा है, इसको यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है पैसिवली। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे फैट कम है, तो किसके थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ये मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, इनकी सिंपल डिफ्यूजन हो रही है पैसिवली, विदाउट एटीपी यूज़ किए हुए यहाँ पे इनकी एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, अब ये फैट है और ये फैटी एसिड्स है और ये ग्लिसरॉल है। ठीक है, अब इसको, इन फैटी एसिड्स को और इस ग्लिसरॉल को दोबारा से जोड़ के फैट बना दिया जाएगा। कैसा फैट, ट्राइग्लिसराइड फैट, जिसमें के 3 फैटी एसिड्स हो और 1 ग्लिसरॉल हो। इसको अब दोबारा से जोड़ के हमने फैट क्यों बनाया, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। इसको हमने दोबारा से जोड़ के फ़ैट क्यों बनाया, इसको हमने दोबारा से जोड़ के फ़ैट इसलिए बनाया क्योंकि अगर हम यहाँ पे फ़ैट नहीं बनाते तो यहाँ पे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो यहाँ पे ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती, पैसिवली हम इसको एब्जॉर्ब नहीं करवा पाते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पैसिवली एब्जॉर्ब ही क्यों हो रहा है, क्योंकि हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये खुद ही मूव कर जाएंगे, है ना। यहाँ पे फैट्स ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल क्या कर जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएंगे। और यहाँ अगर पैसिवली इस तरह से एब्जॉर्ब होते होते हमारे सेल के अंदर इनकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगी तो ये पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको एटीपी यूज़ करके एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, है ना। लेकिन इनकी एब्जॉर्प्शन हमेशा पैसिवली होती है और उसको पैसिवली एब्जॉर्प्शन इनकी कराने के लिए ज़रूरी है कि इन फैटी एसिड्स और इन ग्लिसरॉल को जोड़ के दोबारा से फैट बना दिया जाए। ठीक है, दोबारा से इन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को जोड़ के यहाँ पे फैट बना दिया जाए। ठीक है, अब ये जो फैट यहाँ पे बन गया है, इस फैट को यहाँ से इस लैक्टियन में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब फैट की एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे तो हमने देखा था कि जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हो रही थी, अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन हो रही थी, कैसे हो रही थी, सेल से ब्लड में डायरेक्टली। ठीक है, सेल से ब्लड में। देखिए जो फैट की जो एब्जॉर्प्शन है ये थोड़ी यूनिक है, मैंने आपको बताया, ये डायरेक्ट सेल से ब्लड तक नहीं जाएंगे, बीच में क्या है हमारी, ये लिम्फ कैपिलरीज है, जिनको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं। क्या है, ये हमारी लिम्फ कैपिलरीज है। फैट की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं होती, सेल से पहले लिम्फ कैपिलरीज में होती है, उसके बाद जाके ब्लड में होती है। ये लिम्फ कैपिलरीज मैं पढ़ा चुकी हूँ सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, और उसमें मैंने बताया था कि ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती है ये ब्लड से ही बनते हैं,
ठीक है, और ब्लड में ही इनको पोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो फैट होते हैं इनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि ये ब्लड की वॉल को क्रॉस नहीं कर पाते, ये डायरेक्टली ब्लड में एंटर नहीं हो पाते। तो ये क्या करते हैं, ये पहले लिम्फ कैपिलरीज में इनको डाल दिया जाता है और फिर इनकी सर्कुलेशन होती है, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर ये घूमते रहते हैं। फिर जब ये लिम्फ कैपिलरीज जब इनको ब्लड में पोर कर दिया जाता है, तब ये फैट भी ब्लड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से फैट की एब्जॉर्प्शन होती है। ये यहाँ पे स्टोरी थी फैट की एब्जॉर्प्शन की। अब एक और चीज़, फैट को लैक्टियल में किस तरह से पहुंचाया जाता है, लिम्फ कैपिलरीज को लैक्टियल कहते हैं। ठीक है, अब सेल से लैक्टियल में इनको कैसे पहुंचाया जाता है। अब फैट को पहुंचाने के लिए फैट ऐसे ही नहीं चला जाता, जैसे हमने फैट की डाइजेशन देखी थी कि किस तरह से उसको बाइल सॉल्ट से कवर किया जाता है। तो यहाँ पे भी इसको एक प्रोटीन से कोट किया जाएगा, एक प्रोटीन में इसको छुपाया जाएगा। यानी कि फैट इस प्रोटीन को कहता है कि मुझे अपने अंदर छुपा लो और मुझे लैक्टियल तक छोड़ दो, ताकि लैक्टियल की जो वॉल है वो मुझे पहचान ना पाए। ठीक है, और मैं सेफली लैक्टियल के अंदर पहुंच जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोटीन होता है। ठीक, और इसको हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स हम कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटीन है, एक कोट है प्रोटीन का, जिसको हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। वो फैट को अपने अंदर लपेट लेता है और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है लैक्टियल की वॉल्स के अंदर से इसको पास करा के ये प्रोटीन का जो कोट है पीछे रह जाता है। ठीक है, फैट को ये अंदर छोड़ देता है और ये जो खुद प्रोटीन है वो पीछे रह जाता है। ठीक है, और इस तरह फैट यहाँ से गुजर के इस लैक्टियल के अंदर आ जाता है। ठीक है, और इस लैक्टियल के अंदर ये फैट की सर्कुलेशन होती रहती है, और जब ये लैक्टियल पोर होता है ब्लड के अंदर, तो साथ में ये फैट भी ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। ये डायरेक्टली नहीं जाता, ब्लड में नहीं जा सकता, क्योंकि फैट का मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो ब्लड की वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता, इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। देखिए, सबके साथ नहीं होता, जैसे कि कुछ छोटे साइज़ के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ऑयल के, उनके साथ ऐसा नहीं होता। जैसे कि कोकोनट ऑयल है, तो जैसे कोकोनट ऑयल है, उनके जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंटर कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, और बस ये मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। तो बताने का मकसद ये है कि जो छोटे साइज़ के होते हैं वो डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूजुअली जो फैट होते हैं वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाते। अगर आपके पास कोई भी एमसीक्यूज़ आए, कोई भी क्वेश्चन आए कि फैट की जो एब्जॉर्प्शन है वो किस में की जाती है, तो आप प्लीज़ लैक्टियल ही लिखिएगा। ठीक है, फैट की एब्जॉर्प्शन लैक्टियल में की जाती है, डायरेक्ट ब्लड में नहीं की जाती। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा वाटर के एब्जॉर्प्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो पैसिवली होती है। ठीक है, क्योंकि वाटर को तो अगर एटीपी यूज़ करके उसको एब्जॉर्ब करना पड़ गया तो एटीपी ख़त्म हो जाएगा। वाटर तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वाटर की एब्जॉर्प्शन पैसिवली होती है। ठीक है, और वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, लेकिन इजीली वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन के अंदर। ठीक है, और वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है सोडियम वगैरह के साथ ही हो जाती है, क्योंकि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स ग्लूकोज वगैरह जाएंगे पीछे पीछे वाटर खुद ही आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।